संख्या पद्धति। देखिए संख्या पद्धति में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, संख्या। तो संख्या से पहले हम क्या देखें, डिजिट, जिसको पॉइंट के बाद आने का क्रम क्या हो, क्यू के रूप में लिखने पर उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तथा क्यू का मान 0 के बराबर नहीं हो। एक अभाज्य संख्या को पहचानने का टेक्निक क्या है। जय हिंद हमारे प्यारे साथियों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन गया वन में। जैसा कि हम लोग को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए थे और क्या पढ़े थे, यानी किसी भी संख्या को स्क्वायर करने का ट्रिक को हम समझे थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं, नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम को 0 से लेकर जहां तक हो सकता है इस वीडियो में वहां तक समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, पद्धति का मतलब सबको मालूम होगा कि क्या होता है, और संख्या का मतलब भी मालूम होता है। संख्या का मतलब तो जनरली रूप से क्या होता है, जब डिजिटों को एक डिजिट या एक से अधिक डिजिट को आपस में मिलाकर लिख देते तो उसे क्या बोलते हैं, हम संख्या बोलते हैं। ठीक है, और पद्धति, बात रही पद्धति की, पद्धति का एक और जनरली रूप में हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट। पद्धति को जनरली भाषा में क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट या सिस्टम। सिस्टम का मतलब ऐसे भी पता चलता होगा क्या होता है सिस्टम का मतलब। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले, संख्या पद्धति। तो संख्या, संख्या हम क्या बोले कि डिजिट यानी अंकों को, एक या एक से अधिक अंकों को जब लिखते हैं मिलाकर तो हमें क्या प्राप्त होता है, संख्या। तो उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, डिजिट क्या होता है भाई, यानी अंक क्या होता है उसको देखेंगे। तो अंक, अंक क्या होता है, अंक यानी 0 से लेकर 9 तक अक्षर को लिखेंगे, 0 से लेकर 9 तक का लेटर को लिखने के बाद जो प्राप्त होगा ना उसे क्या बोलेंगे हम, अंक। यानी 0 से लेकर 9 तक के जितने भी लेटर होते हैं ना वो सभी को हम क्या बोलते हैं, अंक। 0 से लेकर 9 तक के सारे लेटर को क्या बोलते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे को हम क्या बोलते हैं, अंक। तुमसे पूछा जाए बाबू कि टोटल अंकों की संख्या क्या होती है, तो यानी 0 से लेकर 9 तक टोटल कितना हो गया, 10। यानी टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है हमारी, 10 होती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्या, संख्या। तो देखो संख्या में क्या है, यानी अंकों, एक अंक या एक से अधिक अंक को एक अंक या एक से अधिक अंक को जब आपस में क्या करेंगे, सम्मिलित करके रूप लिखेंगे, सम्मिलित करके लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, संख्या होगी। जैसे एक अंक या एक से अधिक अंक कोई भी ले लो, 3 4 लो, 34 क्या हो जाएगा तुम्हारा, संख्या हो जाएगा। 1 2 ही लो, क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 8 9 लो, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, संख्या हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि संख्या क्या होती है। तो चलो अब हम लोग क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। संख्या पढ़ लिए, अंक पढ़ लिए, उसके बाद अब क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखो, सबसे पहले संख्या का अरेंजमेंट। संख्या का अरेंजमेंट करते हैं किस पे, तो सबसे पहले हम लोग संख्या को किस पे दर्शाने का ट्राई करते हैं, नंबर लाइन पर। ठीक है, नंबर लाइन पर क्या करने का प्रयास करते हैं, संख्या को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि नंबर लाइन पर कौन कौन सी संख्या को दर्शाते हैं। तो नंबर लाइन पर किसको दर्शाते हैं, रियल ही नंबर को दर्शाते हैं। यानी नंबर लाइन पर कौन कौन सी संख्या को दर्शाए, सारा रियल नंबर को नंबरिंग लाइन पर हम दर्शा सकते हैं। और एक होता है क्या, इमेजिनरी नंबर, जिसे क्या बोलते हैं हम, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग इसमें पढ़ने का नहीं है, टेक्निकल मैथ जब पढ़ते हैं ना, यानी एडवांस लेवल का अर्थमेटिक जब हम पढ़ेंगे, एडवांस लेवल के जब हम मैथ पढ़ेंगे तो उसमें बोलेंगे टेक्निकल मैथ, जिसे आयोटा के द्वारा क्या बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर। और एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को तो हम अभी नहीं पढ़ने वाले, बट रियल नंबर को डिटेल से समझते हैं। रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर भी कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं रियल नंबर। कौन कौन, पहला तो पूर्णांक संख्या, जो समुच्चय समुच्चय होते हैं, पूरी पूरी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और दूसरा डेसिमल रूप में होते हैं, यानी जैसे समझो ना यार, नंबर की लाइन पर कोई संख्या को दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा नंबरिंग लाइन है, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, इधर पॉजिटिव जाएगा, इधर नेगेटिव जाएगा, ये हर कोई को मालूम है। पॉजिटिव में बाबू 1.5 को भी इस पे दर्शाते हैं, 3.2 को भी इस पे दर्शाते हैं, 3 को भी दर्शाते हैं, 4 को भी दर्शाते हैं, -1 को भी दर्शाते हैं, -3.2 को भी दर्शाते हैं। इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये एक तो पूरी पूरी संख्या 3 को भी दर्शा रहे हैं, 4 को भी दर्शा रहे हैं, 1 को भी दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा पूरा संख्या है।
बट देखो तो दशमलव के रूप में इसको भी तो नंबर लाइन पर दर्शा रहे हैं, इसको भी नंबर लाइन पर दर्शा रहे हैं, इसको भी क्या करें नंबर लाइन पर दर्शा रहे हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है क्या कि मुख्य रूप से दो संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाया जाता है, पहला दशमलव के रूप में जो रहता है उसको, और एक दूसरे पूरी जो भी रहता है उसे। तो इसलिए हम रियल नंबर को कितने भागों में बांट रहे हैं, दो भागों में। पहला क्या, पूर्णांक संख्या, और दूसरा क्या, डेसिमल संख्या। डेसिमल नंबर और पूर्णांक नंबर, यानी पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या को कितने भागों में बांटेंगे हम। पूर्णांक संख्या को सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक कहने का मतलब पॉजिटिव, यानी जिसके पहले जो भी संख्या हो वो पूर्ण रूप से हो। जो भी संख्या पूर्ण रूप से, जैसे 1 2 3 4 5, जो भी पूर्ण हो, पॉइंट नहीं हो इसमें, और जो भी पूर्ण हो बट उसके पहले प्लस लगा हो या तो कुछ नहीं लगा हो, तो ऐसे संख्या को हम क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या किसे बोलेंगे, फिर से, यानी जिस संख्या के पहले या तो प्लस लगा हुआ हो या तो जिस संख्या के पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 1 2 4 9 कुछ भी ले लो, यानी +1 +2 +4 +9, ये सब क्या होगी, धनात्मक संख्या होगी, यानी धनात्मक पूर्णांक। अगला होता है क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे हम, ऋणात्मक कहने का मतलब नेगेटिव नंबर। तो ऋणात्मक किसे बोलेंगे, यानी जिस भी संख्या के पहले क्या हो, माइनस लगा होता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जो भी पूर्णांक के पहले क्या लगा होता है, माइनस लगा होता है, तो उसे हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। एक होती है शून्य पूर्णांक, जैसे इसका एग्जाम्पल में -1 -2 जहां तक लिख सकते हैं। एक होता है शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक क्या होते हैं, शून्य पूर्णांक किसको बोलेंगे, ओनली शून्य को, ओनली शून्य को ही क्या बोला जाता है, शून्य पूर्णांक बोला जाता है। उसी प्रकार से इसमें दो और पढ़ना है, गैर धनात्मक पूर्णांक। गैर धनात्मक पूर्णांक मालूम है क्या होता है, यानी जीरो सहित सारे धनात्मक पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, गैर धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, जीरो को साथ साथ सारे धनात्मक पूर्णांक को क्या हम बोलते हैं, गैर धनात्मक पूर्णांक। और एक होता है क्या, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसमें भी क्या होगा, जीरो के साथ सारे ऋणात्मक पूर्णांक क्या होंगे, क्या कहलाएंगे, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। और ये क्या कहलाएंगे, गैर धनात्मक पूर्णांक। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, संख्या पद्धति देखे। संख्या पद्धति में हमें क्या पढ़ना पड़े, संख्या। तो संख्या से पहले हम क्या देखे, डिजिट देखे, डिजिट क्या होता है उसको पढ़े। उसके बाद देखे क्या कि संख्या पद्धति क्या होती है। तो संख्या पद्धति को सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन पर दर्शाने का प्रयास किए। तो नंबर लाइन पर दर्शाते कौन सी नंबर को, रियल नंबर को। तो रियल नंबर को पढ़ रहे हैं। और एक नंबर और होती है इमेजिनरी नंबर, जिसको यहाँ नहीं पढ़ना होता है। तो रियल नंबर में क्या देखे, सबसे पहले पूर्णांक होती है एक, और एक डेसिमल के रूप में होती है। तो सब पूर्णांक को पहले देखे, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहले धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा शून्य पूर्णांक, चौथा धनात्मक ऋण पूर्णांक, गैर धनात्मक पूर्णांक, पांचवा ऋणात्मक गैर ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, यहां तक तो देखो किसी प्रकार को कुछ दिक्कत नहीं। अब देखो रियल नंबर का सेकेंड टाइप क्या होता है, डेसिमल होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर को हम लोग देखते हैं। तो दशमलव संख्या भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन, पहला शांत दशमलव संख्या। दशमलव संख्या कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, शांत दशमलव संख्या, और दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव संख्या। पहला शांत दशमलव संख्या और दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव संख्या। तो आइए हम लोग पढ़ते क्या, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या को। शांत दशमलव संख्या किसे बोलेंगे और अशांत दशमलव संख्या किसको बोलेंगे। शांत दशमलव संख्या, यानी शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, ये तो कंफर्म है कि कोई भी दशमलव की संख्या होगी जो p बटा q के रूप में होगी। जैसे मान लीजिए बाबू दशमलव संख्या क्या होता है, 3.2 तुम्हें बोल रहे हैं, 4.5 बोल रहे हैं, 9.6 बोल रहे हैं, कोई भी संख्या 5 7 8 कुछ भी ले लो, ये क्या होगी, दशमलव है। पहले तो दशमलव संख्या, बट अब हमें क्या बताना है, शांत दशमलव संख्या। तो ये तो कंफर्म है 32 यानी 3.2 है, तो इसको p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं कितना, 16/5। इसको भी हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं 45/10। इसको कम करेंगे तो 9/2, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो यानी p बटा q के रूप में होगा कोई भी डेसिमल संख्या। बट हमें पता करना है क्या शांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं। तो शांत दशमलव संख्या जैसे p बटा q के रूप में कोई संख्या है,
लेकिन ये संख्या शांत होगा या अशांत होगा, इसको चेक करने के लिए हम क्यू को देखेंगे। ये क्या होनी चाहिए, सरलतम। पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। तब जब पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तब हम क्यू को चेक करेंगे क्या, कि क्यू का मान 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ रहा है या नहीं। यदि जो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ रहा है, तो वो संख्या क्या होगी, शांत दशमलव प्रसार होगी। ठीक है, उसके बाद देखो, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं हम। 2 बाय में कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, 2 बाय में 10 दिया हुआ है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसमें कोई भिन्नात्मक यानी कोई उभयनिष्ठ नहीं हो। तो देखो, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है ना, 2 इसमें भी है 2 इसमें, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा करेंगे, तो 1/5 हो गया। अब 1/5 को देखना है कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो रहा है कि नहीं। तो देखो, तो 1/5 को 2 के पावर 0 और गुने में 5 के पावर 1 लिख सकते हैं ना, यानी क्या होगा, ये शांत दशमलव संख्या होगा। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं तुम्हें, 13/10। चलो ठीक है, 13/10 में देखो, तो सबसे पहले तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है इसमें, तो उभयनिष्ठ नहीं, तो ऊपर में 13 हो जाएगा, 5 इसको तोड़ देंगे, इसको 2, यानी 5 के पावर 1 और 2 के पावर 1 ये हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। उसी प्रकार से तुम्हें एक और देखते हैं, 13/30 मान लिया जाए, ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, 13 और 30 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है। उसके आगे बढ़ते, 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने में 5 गुने में 3। ठीक है, 5 दूना 10 तिहाई 30 हो गया। अब देखो, 2 है 5 भी है, हमें शांत में क्या बोला कि 2 होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, इसलिए क्या होगा, शांत दशमलव संख्या नहीं है। शांत कहने का मतलब ओनली 2 और 5 ही होने चाहिए, इसके अलावे कोई भी संख्या उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, है समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या, अशांत दशमलव संख्या। तो अशांत दशमलव संख्या किसे बोलते हैं। अशांत दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, पढ़ते हैं। एक होती है अशांत आवृत्ति और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत, पहला प्रकार होता है क्या, अशांत आवर्ती। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती कहने का मतलब क्या है, आवर्ती, आवर्ती मालूम होगा कि आवर्ती मतलब क्या होता है। आवर्ती बोलने से थोड़ा सा क्या फील होता है, रिपीटेशन का, या जो बार बार जो संख्या बार बार दोहराता हो उसे क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं ना। यानी वैसी संख्या जो दशमलव के बाद एक खास तौर पर बार बार रिपीटेशन करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, आवर्ती। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 3.2727 2727, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, 27 का रिपीटेशन हो रहा है। तो 27 का रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 27 बार बार आवृत्ति कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3.27। ठीक है, तो अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, इसे समझ में आ जाए। अब देखो 3.27 लिखे, तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में भी चेंज कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में चेंज कर सकते हैं। बट ये कैसे चेंज होगा, चेंज करने के बाद क्या आएगा, ये हम बस इसके जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यानी अशांत आवृत्ति भी समझाने का ट्राई कर रहे थे, आई होप समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती कहने का मतलब है कि कोई संख्या, ये तो कंफर्म है क्या होगा, डेसिमल के रूप में होगा, बट डेसिमल के बाद आने वाली संख्या का जो क्रम है ना, कोई निश्चित नहीं हो, यानी जैसे तैसे आता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। जैसे कोई संख्या दिया हुआ डेसिमल में 3.794934578 ये दिया हुआ और इस प्रकार से लगातार आ रहा है, तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, ये संख्या देखो, तो इसको आगे पता चल रहा है कुछ की कोई क्रम में आ रहा है, नहीं ना। तो जो इस प्रकार से संख्या रहेगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। यानी उसकी संख्या के पॉइंट के बाद जो संख्या आ रहा है, उसके आने का क्रम क्या हो, अलग हो। ठीक हो, कोई निश्चित क्रम में ही नहीं आ रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती संख्या, यानी मान लीजिए इस प्रकार से कोई संख्या दिया हुआ डॉट डॉट डॉट, कहां तक आ रही है हमें नहीं पता, तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में क्या चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, ये बस आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं चेंज कर सकते। तो इस प्रकार से हमें अशांत आवृत्ति और अनावर्ती हो गया। तो डिफिनेशन के रूप में क्या बोलेंगे कि अशांत आवृत्ति किसे बोलेंगे, वैसी संख्या जिसको पॉइंट के बाद आने का क्रम क्या हो, निश्चित हो, या फिर जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, उसे क्या बोलेंगे, अशांत आवृत्ति बोलेंगे। ठीक है, अशांत अनावर्ती संख्या वैसी संख्या जिसे पॉइंट के बाद आने वाली संख्याओं का क्रम निश्चित नहीं होता हो और अनफिनाइट तक आते रहता हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अशांत
अनावर्ती, इसके साथ साथ अशांत अनावर्ती संख्या वैसी संख्या को बोलेंगे जो क्या हो, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उसे क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती संख्या। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से रियल नंबर पे आते हैं। रियल नंबर का डिफिनेशन एक होता है जनरली रूप से क्या, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या पढ़ने क्या बोलता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की सम्मिलित रूप को, यानी जब दोनों को आपस में मिला देंगे ना, तो जो भी संख्या प्राप्त होगा ना, हमें क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब आपस में मिला देंगे ना, तो जो संख्या में प्राप्त होगा ना, वो क्या होगा, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसमें क्या पढ़ना जरूरी है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, सुनो पहले एक बार, उसके बाद समझाते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या, नहीं पहले समझा रहे तो उसके बाद समझाते हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है ना क्या, कि जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, या तो पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ हो, और p और q के रूप में ये ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, यानी p और q, p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, तो p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ q का मान क्या हो, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी q का मान 0 कभी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और इसका क्या होता है, कि कोई संख्या रूट में यदि दिया हुआ है, कोई संख्या रूट के अंदर दिया हुआ है, तो रूट के अंदर वाली संख्या क्या होनी चाहिए, अंदर वाली संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलनी चाहिए, तो वो संख्या क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक है, जैसे इसको क्या हम बोल सकते हैं डिफिनेशन के रूप में, कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में क्या किया जा सकता हो, लिखा जा सकता हो, जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। या तो p बटा q के वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखने पर उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तथा q का मान 0 के बराबर नहीं हो, या फिर कोई संख्या रूट के अंदर दिया हुआ है, तो रूट के अंदर दिया हुआ संख्या वैसी संख्या होनी चाहिए जिसका पूर्ण रूप से क्या हो, निकलता हो, वर्गमूल निकलता हो, तो वे संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। आयु परिमेय संख्या क्लियर हो गया, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये हमारा क्या दिया हुआ 3/5, तो ये तो p बटा q के रूप में है, ये क्या होगा, परिमेय होगा। एक होता है 4/0, ये दिया हुआ, तो 0 का मान, ये q की जगह पर 0 आ रहा है, तो क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। रूट के अंदर में जैसे √9 दिया हुआ है, तो √9 का वर्गमूल निकलता है ना 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। एक दिया हुआ है √8 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या यानी जिस पर रूट नहीं रहेगा तो सारी क्या हो जाएगी, परिमेय होगी, लेकिन रूट के अंदर वैसी संख्या है जिसका पूर्ण रूप से क्या, वर्गमूल नहीं निकलता हो, तो उसी संख्या को क्या बोलते हैं हम, अपरिमेय संख्या। जैसे √7, √6, √8, √5, ये जो भी होगा ना अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, कि एक तो दे सकते क्या, कि जो परिमेय संख्या नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इसको यदि जो लैंग्वेज के हिसाब से देना चाहते हो तो क्या होगा, कि रूट के अंदर वैसी संख्याएं होनी चाहिए जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वास्तविक नंबर, पूर्णांक में क्या देखें, कि अब देखते हैं पूर्णांक को। ठीक है, यहाँ तो रियल नंबर तो अब कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं क्या पूर्णांक। पूर्णांक संख्या में पढ़ चुके थे कौन कौन, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, गैर धनात्मक पूर्णांक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, और एक डेसिमल पढ़े थे रियल नंबर का प्रकार में। ठीक है, अब देखो पूर्णांक, पूर्णांक का भी कितने प्रकार होते हैं जो देख लेते हैं। पूर्णांक को भी बहुत सारे प्रकार में हम बांट सकते हैं। पहले क्या, सम संख्या जिसको बोलते हैं, सम संख्या नहीं, चलो पूर्णांक को उसके पहले क्या बोल सकते हैं, एक पूर्ण संख्या होती है और एक क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो सहित सारे गिनतियों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी जीरो के साथ, जीरो को साथ में लेकर जितना भी गिनती हम गिनते हैं ना, वो संख्या को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसमें क्या होगा, पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसमें क्या होगा ना, जीरो से पहले नहीं ले सकते, जीरो के बाद ले सकते। -1 हम गिनती गिनते हैं क्या, -2 गिनती गिनते हैं क्या, नहीं ना, यानी पॉजिटिव वाली नंबर को लेंगे, तो इसमें क्या होगा, पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या में क्या होगा, जीरो से लेकर सारे काउंटिंग जितना भी करते हैं ना, वे सारी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आते प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में क्या बोला जाता है, सीधा सिंपल गिनती की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से जहां तक हम गिननी का
100 के गिन सकते हो, गिनती अनंत होती है, ठीक है। इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या भी हो गया। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या का भी प्रकार होता है, कैसे होता है, देखो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के मुख्य रूप से हम कितने भाग में बांट सकते हैं, 4 भाग में। कौन कौन? सबसे पहला सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद भाज्य संख्या, उसके बाद एक जो हमें इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या है, अभाज्य संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या को हम मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में। पहला सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा भाज्य संख्या, चौथा अभाज्य संख्या। तो आओ समझते सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो पहली बात सम संख्या, सम मतलब क्या लग रहा है, बराबर, और विषम मतलब ऐसे भी लगता है क्या, डिफरेंट। सम मतलब तो बराबर लग रहा है, विषम मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो सम मतलब बराबर का अर्थ क्या है कि जो संख्या 2 से बराबर बराबर कट जाता हो ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 0, 12, ये सब सारी क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या को पहचानने का एक ट्रिक क्या है कि जिस संख्या के लास्ट में क्या हो, 0, यानी जिस संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारी संख्या क्या होगी, यानी सम संख्या होगी, ठीक है। यानी 2 से विभाज्य के नियम ही इसमें लागू हो जाएगा भाई, कि जिस संख्या के अंत में क्या हो, इकाई अंक 0 हो, या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। अब आओ देखते विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो 2 से क्या पूर्ण नहीं कटता, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती, वे संख्या को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये संख्या को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या, ठीक है। अब देखते हैं क्या भाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य को देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य, भाज्य से पता नहीं चल रहा है, भाज्य मतलब भागा होने वाला, जिसे भागा और हो सकता है। यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 या दो से अधिक होती है, जिसका गुणनखंड क्या होती है, 2 से अधिक होते हैं। या इसे लैंग्वेज के रूप में डिफाइन करें तो क्या हो सकती है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से क्या होती है, विभाज्य होती है, उसे क्या बोलेंगे, हम भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे इसमें क्या देखेंगे, भाज्य संख्या हम क्या बोल रहा है, एक और जो भी संख्या दिया हुआ है जिससे, यानी x दिया हुआ है तो इस x से भी, x संख्या दिया हुआ है ना, जो भी संख्या दिया रहा है उससे, उसके अलावा कोई और संख्या, जैसे y मान लीजिए, कोई और संख्या क्या हो, y हो, इससे भी भाज्य होता हो तो वही संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं क्या, 6 को एग्जांपल में लिख रहे हैं, तो देखो 6 किसको से विभाज्य, 1 से विभाज्य होगा, उसके बाद 6 से भी विभाज्य होगा, उसके बाद 3 से भी विभाज्य होगा, उसके बाद 2 से भी विभाज्य होगा, इसके अलावा किसी और से विभाज्य नहीं होगा। इस प्रकार से ये कितनी संख्या से विभाज्य हो रहे हैं, 4 संख्या से विभाज्य हो रहे हैं, ठीक है। जबकि और इसको क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या को, एक ब्रैकेट में इसको अभाज्य को भी लेते चलते हैं। और जबकि अभाज्य संख्या में क्या होती है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से क्या होती हो, विभाजित नहीं होती हो, एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, यानी किसी और संख्या से नहीं कटता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे में 2 को देखो तो 2 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से कटेगा नहीं। जैसे में 3 भी किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से कटेगा नहीं। जैसे देखते 4 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो यानी इस कितनी संख्या से कट रहे हैं, 3 संख्या से कट रहे हैं, यानी इसका गुणनखंड कितना हो रहा है, 3 को हो रहा है, 3 गुणनखंड इसके हो रहा है, तो यानी 4 क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। जबकि 4 क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि 4 भाज्य संख्या कहता है क्या, कि जिसका गुणनखंड 2 हो, 2 से ज्यादा हो, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो क्या होगा, भाज्य होगा। और जिसका गुणनखंड 2 ही हो, ओनली 2 गुणनखंड होता है, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। या तो फिर इसको इस प्रकार से भी देख सकता है, जैसे डिफिनेशन में हम क्या जाने भाज्य संख्या की, जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से विभाज्य हो रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से विभाज्य नहीं हो रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। आए बात समझ में। अब हम यहाँ देखते हैं अभाज्य संख्या को, भाज्य अभाज्य संख्या पर समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं हम क्या, अभाज्य संख्या को।
अभाज्य संख्या में क्या होती है ना, अच्छे से देखते हैं अब अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड ओनली कितना होता है, 2 ही गुणनखंड होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्या। या एक और अपने आप के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता हो, उसे बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे हम इसमें क्या बोलेंगे कि अभाज्य संख्या जो होता है, सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, इसके बाद बढ़ते जाएगा, यानी ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या। तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि सबसे प्रथम अभाज्य संख्या बताओ, तो 2 होगा। यहाँ तो पता चल रहा है, ठीक है। 2 ऐसे दिखने में 2 क्या लग रहा है कि अभाज्य नहीं होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए, क्योंकि 2 सम तरह लगता है या सम होता भी है, लेकिन सम होते हुए भी क्या ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या को पहचानने का टेक्निक क्या है, देखो बताते हैं। यानी 6n + 1 या 6n - 1, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के द्वारा हम अभाज्य संख्या को पकड़ सकते हैं। कोई संख्या क्रिटिकल दिया हुआ है, बहुत बड़ा संख्या है, वो दिया हुआ है, तो उससे हमें पता करना है कि यह अभाज्य संख्या है या नहीं। जैसे इसमें क्या बोलता है ना कि 6n + 1 और 6n - 1, यानी इस दोनों रूप से बनने वाली सारी संख्याएं, यानी ये दोनों फॉर्म से बनने वाली सारी संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती है। सुनो पहले बात को ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, ये दोनों फॉर्म से बनने वाली सारी संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती, बट सारी अभाज्य संख्याएं जो होती है ना, क्या ये दोनों रूप को क्या करती है, फॉलो करती है। फिर से एक बात, यानी इस दोनों रूप से, यानी 6n + 1 या 6n - 1 के रूप में सारी जो संख्या बनेगा, रूप से जो भी संख्या बनेगा, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होगी, बट जो सारी अभाज्य संख्या होगी ना, वो सभ्य अभाज्य संख्या इस रूप का फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। तुम्हें अभी क्या पता है, इस 2 फॉर्म का अपवाद में कौन कौन है, 2 और 3, यही दोनों क्या है जो फॉलो नहीं करता, बाकी सारी अभाज्य संख्या इसी रूप को फॉलो करता है, ठीक है। एग्जांपल में तुम्हें लेते हैं, 7 मालूम है कि अभाज्य है, 9 मालूम है कि क्या है, भाज्य है, अभाज्य नहीं है। कैसे, 6n + -1 नहीं, तो ये क्या 3 का गुणनखंड होता है, 3 3 से कटता है, 1 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, यानी इसका गुणनखंड कई को हो रहा है, 4 को हो रहा है, इसका मतलब ये क्या भाज्य है। 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, ठीक है। इसके बाद और भी तो चेक कर लेते हैं, 6 गुने में 1 प्लस में 1 इस रूप का है, 6 गुने में 2 प्लस में 2 1 इस रूप का है। उसके बाद इसमें देख रहे हैं 6 गुने में 3 माइनस में 1 इस रूप का है। उसके बाद देख रहे हैं 6 गुने में 4 माइनस का 1 इस रूप का है। यानी सारी अभाज्य संख्याएं जो होती है क्या 6n + 1 या तो 6n - 1 के रूप की होती है, बट ये जरूरी नहीं कि 6n + 1 या 6n - 1 में के रूप में होने वाली सारी संख्याएं क्या हो, अभाज्य हो। आया बात समझ में, आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बस ये बातों को रिवाइज करो, उसके बाद मिलते हैं बहुत जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।